घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ अपने आप एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? ये सब कुछ आपको पता है, आप में से सब लोग लायर नहीं है, कॉमन मैन है आप, लेकिन ये बात हमारे जजों को नहीं पता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं पता है कि घुसपैठ राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको जितने जल्दी हो सके खाली करा दो। और अगर केस चल भी गया, सरकार ने चला भी लिया, तो मुकदमा सालों साल, गवाहों के बयान। अब ये बताओ किसको इतना टाइम पड़ा हुआ है कि किसी पहले तो घुसपैठियों को ढूंढे, पुलिस पे 100 नंबर फोन करके बताए, उसके बाद जब पुलिस जांच करे तो बार बार गवाही देने के बाद चार्जशीट में फिर गवाही दे, जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो वहां जाके कोर्ट में गवाही दे, फिर जितने समय मुकदमा चले वहां बार बार जाके गवाही दे। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन में गवाही खत्म हो जाएगी, वो बार बार तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तो बार बार कई बार भी जाना पड़ेगा। इतना समय है क्या भारत के लोग, आम जनता के पास? अच्छा, और जहां इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है, मेरी घुसपैठ वाली PIL को, मैं एक अदना सा वकील हूं, मैं अपने आप को अदना ही मानता हूं, मैं बहस करता हूं, और हमारे खिलाफ जो PIL आई है उसमें भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होते हैं। ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनकी एक बार की फीस मैडम 10 लाख तो होगी ना, ज्यादा ही होगी। हाँ, मैं तो 10 लाख मान के चल रहा हूं, 15 लाख तक है, एक तो है 20 भी ले लेते हैं। हाँ, मैं कैलकुलेट कर रहा था, हमारी PIL का विरोध करके बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ना कम से कम 10-10 करोड़ कमा चुके हैं। हमारी PIL का विरोध करके 10-10 करोड़ कमा चुके हैं। और एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था, PIL लगी, बाद में अपीयरेंस देखा मैंने, तो एक अपीयरेंस में जितनी आई थी, जितने लोग अब आए थे, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनकी फीस है सबकी मिला के। तो एक तारीख पे 1.5 करोड़ रुपए दे कौन रहा है? घुसपैठ लाइलाज समस्या नहीं है, लेकिन घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठ पे बात नहीं होगी, घुसपैठ के मूल कारण और घुसपैठ का अस्थायी समाधान पे बात हो। मेरा यही प्रयास हर मामले में है। मेरी धर्मांतरण की PIL है, उसमें भी आ गए, लगभग 15 लोग आ चुके हैं। फिर वही भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री सब आ गए उसमें भी। ऐसे मेरी अनेक याचिकाएं हैं, 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, सब में आ जाते हैं। 2-3 तो भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर फिक्स है, हम आमने सामने जरूर रहते हैं। वो हमारी कोई भी याचिका वो आ ही जाते हैं। कभी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आएंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आ जाएंगे, कभी घुसपैठियों के पक्ष के लिए आ जाएंगे, कभी मिशनरियों के लिए आ जाएंगे, कभी धर्मांतरण कराने वालों के लिए आ जाएंगे, आ ही जाते हो, क्योंकि उनके लिए बाप बड़ा ना भैया, उनके लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीसी, ये सब बकवास है, नहीं मानते हो। उनके लिए सब बेकार है उनके लिए। तो समाधान क्या है? माननीय गृह मंत्री जी ने अभी थोड़ा प्रयास शुरू किया है, वर्तमान सरकार ने थोड़ा प्रयास शुरू किया है, मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा। अभी इसी वाले सत्र में वो लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि मामला वक्फ पे इतना ज्यादा जोर था कि बाकी विषय छोटे छोटे थे, ध्यान ही नहीं दिया। 1946 का फॉरेनर एक्ट बदला गया है और 1967 का पासपोर्ट एक्ट भी बदला गया है। अवैध पासपोर्ट रखना, अवैध पासपोर्ट बनाना अब गंभीर अपराध हो गया है। बनवाना अपराध हो गया है, लेकिन बनाना गंभीर अपराध नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत उसमें भी, घुसपैठ करना 3 से 7 साल की सजा हो गई है, लेकिन घुसपैठ करवाना अभी भी अपराध नहीं हुआ है। बाकी सर बॉर्डर की एक बताऊं आपको, आप लोग गूगल करिएगा, BSF कमांडेंट 22 करोड़, बंगाल बॉर्डर। एक कमांडेंट के यहां 22 करोड़ मिला है।
मेरा कार्यक्रम था सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में, तो मैं बॉर्डर देखने गया था। वैसे 2017 में मैंने पीएल फाइल करना, जब मुझे करना था तब भी मैं एक बार देखने गया था बॉर्डर कि हो क्या रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। असम के बॉर्डर, बंगाल के बॉर्डर का फिक्स रेट है 2000 रुपए। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए जब तक मैं बातें कर रहा हूं कि वो बीएसएफ कमांडेंट जिसके यहां 22 करोड़ मिला, अगर पर हेड उसने 2 करोड़ 2000 रुपए लेके एक आदमी को अंदर कराया होगा, तो 22 करोड़ में कितने लोगों को अंदर कराया होगा, उसकी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए। अंदर आते हैं और वहां बॉर्डर पे तो बाकायदा टूर ट्रेवल बना के एजेंट खड़े हुए हैं वहां पे। कभी आप जाके देखिए बागडोगरा वाले एरिया में, जलपाईगुड़ी वाले एरिया में, सिलीगुड़ी वाले एरिया में, मैं तो होके आया हूं। और टूर ट्रेवल कंपनी बना के खोले हुए हैं, वहां कोई नहीं टूर ट्रेवल, केवल और केवल घुसपैठियों को टूर ट्रेवल कराते हैं। और कैसे कराते हैं? 2000 दिया, अंदर ले लिया, गाड़ी में बैठाया, उसके बाद बस में भरते हैं टूर ट्रेवल एजेंट, टूर ट्रेवल के नाम पे। ऑल इंडिया, उनकी बस में बाकायदा बाहर वो भी झंडा भी लग जाता है, ऑल इंडिया टूर परमिट। और वो बसें वहां से चलती हैं, कोई अजमेर आके रुकती हैं, कोई हरियाणा आके रुकती हैं, कोई यूपी आके रुकती हैं, कोई नोएडा आके रुकती हैं। कभी आप लोग नोटिस करना, आप तो सीमा जागरण मंच के सीमा प्रहरी हैं, बंगाल से जब गाड़ी आती है तो भर के आती है, ऑल इंडिया टूर परमिट वाली, जाते समय देखना खाली जाती हो। ये कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो कई काम करना पड़ेगा। अच्छा हां, अब आपके घर में कैसे घुसपैठ हो सकती है? अगर किसी को पता हो कि भैया इनके घर में तो चार लड़के हैं और चारों के पास बंदूक है, भाला है, गड़ासा है, हथियार है, तो कोई आपके घर में घुसपैठ करेगा क्या? नहीं। अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद जब उनको पता चला कि भारत के लोगों के, जो भारत के निवासी हैं, इनके सबके घर में 4-6 हथियार रहता है, भाला रहता है, गड़ासा रहता है, त्रिशूल रहता है, तलवार रहती है, तो उन्होंने कानून बनाया 1858 में, उसका नाम था आर्म्स एक्ट। और उसी कानून को नेहरू जी ने कॉपी पेस्ट मार के बना दिया आर्म्स एक्ट 1959। अंग्रेजों ने कानून बनाया था हिंदुओं, भारतीयों को निहत्था बनाने के लिए, और यह कह दिया 6 इंच से बड़ा आप कोई सामान ले ही नहीं सकते। और ये कानून भी जो आजाद भारत के बाद बना है, ये भी कहता है 6 इंच से बड़ा आप सामान रख ही नहीं सकते, 6 इंच से बड़ा तलवार, गड़ासा, भाला रख ही नहीं सकते। जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने किया। तो समस्या तब ठीक होगी जब उसको अंडू किया जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आज रामनवमी है, भगवान राम का मुख्य शस्त्र क्या था? धनुष बाण। लेकिन आप 6 इंच से बड़ा लोहे का बाण लेकर रख चल ही नहीं सकते, जबकि भारत का संविधान कहता है मैडम फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कहां हिंदुओं को फ्रीडम ऑफ रिलीजन? अभी आप कुछ दिन के बाद हनुमान जयंती मनाएंगे। हनुमान जयंती, हनुमान जी का मुख्य शस्त्र क्या है? गदा। यह कानून कहता है 6 इंच से बड़ी तुम्हारी गदा ही नहीं होनी चाहिए। नवरात्रा चल रहा है, आज अंतिम दिन है, मां दुर्गा का मुख्य शस्त्र क्या है? तलवार। कानून कहता है 6 इंच से बड़ी तलवार ही नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर का मुख्य शस्त्र क्या है? 6 इंच से बड़ा त्रिशूल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, और एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, क्योंकि कांग्रेसी कानून इक्वल टू अंग्रेजी कानून। जिस मोटिव के साथ अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उसी मोटिव के साथ कांग्रेस ने कानून बनाया। और मैं इसमें कोई बहुत बड़ा संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं, बहुत ज्ञाता नहीं हूं, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार यह कह सकता हूं, मैं भारत के किसी भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज से कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों पे खुली चर्चा के लिए तैयार हूं, जहां एक कानून ये स्टैब्लिश कर दें कि कांग्रेस ने यह कानून बनाया था भारत, भारतीयता, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। हाँ, मजबूरी में कानून बनाया, यूएन में रिजोल्यूशन हुआ, यूएन, चूंकि भारत भी यूएन में सिग्नेचरी है, तो यूएन ने कहा भैया हवाला के खिलाफ कानून बनाओ, तो भारत ने बनाना मजबूरी थी। यूएन ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाओ, तो बनाया।
यूएन ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनना चाहिए तो बनाया, यूएन ने कहा लोकपाल होना चाहिए तो लोकपाल कानून बना, लेकिन अच्छी नीयत से एक भी नहीं बनाया, मजबूरी में बनाया। तो जब मजबूरी में बनाया तो सड़ा हुआ बना दिया। ये आर्म्स एक्ट बदलना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। हिंदुओं को नवरात्र में अब तलवार लेके शोभा यात्रा निकालने के लिए मौका मिलना चाहिए कि नहीं? शिवरात्रि पे कम से कम 6 फुट 7 फीट का त्रिशूल लेके चलने की अनुमति मिलना चाहिए कि नहीं? जब हम अंग्रेजों ने कितना बड़ा कांड किया आपको बताता हूं। अंग्रेजों के जब ये चला तो उस समय तिलक जी ने कार्यक्रम शुरू किया, सामूहिक गणेश पूजा। महाराष्ट्र में उसको शुरू किया, बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुजरात तक चला गया, दक्षिण भारत के इसमें आंध्र तेलंगाना में भी शुरू हो गया। तो उस समय गणेश, आप गूगल करिएगा गणेश जी का मुख्य शस्त्र क्या है। गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, फरसा कह लीजिए, गड़ासा, जो परशुराम जी का है वही गणेश जी का भी है। अंग्रेजों ने बड़े चालाकी से कुम्हारों को बोल बोल के उनके हाथ के फरसे गायब करा दिया। और आज भी जितनी गणेश पूजा हो रही है ना, जितने गणेश पंडाल लग रहे हैं, देखना उसमें फरसा नहीं है, आज भी फरसा नहीं है। एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में आशीर्वाद है, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में कुछ और है, फरसा गायब। चित्रों से हटवा दिया, कुम्हारों को बोल बोल के बोला गड़ासा नहीं होना चाहिए हाथ में। और फिर कानून तो था ही था उनका, उनको बोला कि जितने गणेश पंडाल हैं इसमें कोई 6 इंच से बड़ा फरसा होना ही नहीं चाहिए। तो 6 इंच से बड़ा, 6 इंच में फरसा बन ही नहीं सकता, तो फरसा गायब हो गया। ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। आप जरा कल्पना करिए, अगर हनुमान जयंती के दिन सभी हिंदू 5-5 फीट की गदा लेके निकलना शुरू करें, शोभा यात्रा निकालें, शिवरात्रि पे 6-6, 7-7 फीट का त्रिशूल लेके शोभा यात्रा निकालें, नवरात्रि पे 5 फीट की तलवार लेके शोभा यात्रा निकालें, भय पैदा होगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और भगवान श्री राम ने क्या कहा था? भय बिन होए सठे साठ्यम। हाँ, हम राम की पूजा करते हैं, राम नीति लागू नहीं करते। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण नीति लागू नहीं करते। दुनिया के जिन देशों ने राम नीति लागू किया, उन्होंने राम मंदिर बनाया चाहे नहीं बनाया, राम नीति लागू किया, भय बिन होए न प्रीत। और कृष्ण का मंदिर बनाया चाहे नहीं बनाया, कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित। वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है और वहां विकास है। वो दुबई देख लीजिए या और भी देश देख लीजिए। क्या कारण है कि संभल में भी हिंदू 10% हैं और दुबई में भी हिंदू 10% हैं। दुबई में हिंदुओं ने होली मनाया तो कोई पुलिस नहीं लगाना पड़ा, और संभल में हिंदुओं को होली खेलने के लिए पुलिस लगाना पड़ा। क्यों? भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। अगर स्टेट ने एक ठेका लिया है कि भैया हम आपको सुरक्षा देंगे, तो सुरक्षा तो देना चाहिए ना। और नहीं दे सकते तो फिर आर्म्स एक्ट को बदलो, खत्म करो। कम से कम हिंदू जिसकी पूजा करते हैं उसका शस्त्र उनको रखने की परमिशन दो। दो ही तरीका है। हम कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी। आपके शुरू की स्लाइड में लिखाया गया कि भीष्म पितामह जी ने बोला कि जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए अगर किसी की हत्या भी कर दिया करना पड़े तो वो पाप नहीं है। आप ही ने दिखाया, मैंने देखा भी। आज का कानून ऐसा है, कुछ दिन पहले गाजियाबाद, जिसका प्राचीन नाम गजप्रस्थ था, ये तो गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया, उस गजप्रस्थ में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की झुग्गी है। एक व्यक्ति गया, उसने 2-4 डंडे पीट दिए और कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जिसने डंडा पीटा था उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, तो जेल चला गया। घुसपैठिए जेल नहीं गए। कौन जेल गया? कौन भारत माता की रक्षा करेगा भैया? ऐसे जेल जाने के लिए कोई भारत माता की रक्षा करेगा क्या? अगर भारत के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों की जांच कर सके, उनको पूछ सके, उनका कागज देख सके, तो फिर देश का कुछ नहीं हो सकता। ये कड़वी बात बोल रहा हूं, मीठी बात बोलना आता नहीं है। मीठा झूठ बोलता तो अब तक सांसद, विधायक, मंत्री बन चुका होता। कड़वा सच बोल रहा हूं। कौन करेगा फिर?
पुलिस कर नहीं रही है, क्योंकि वो जैसे ही जांच करने जाती है उसको 2000 रुपए गांधी जी मिल जाते। आम जनता को आपने अधिकार ही नहीं दिया कि अपने आसपास देखो भैया, झुग्गियों में जाके पता करो, डॉक्यूमेंट चेक करो क्या है कैसे है। तो करेगा कौन? इसलिए कह रहा हूं, अगर घुसपैठ रोकना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इस आर्म्स एक्ट को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ रोकना है, भारत को सुरक्षित लगाना है, तो सबसे पहले बॉर्डर पे जब तक वहां पे दीवार नहीं बन जा रही है, बड़े बड़े बोर्ड लगाना पड़ेगा कि घुसपैठ करना और घुसपैठ कराना ये गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 साल की सजा होगी। लेकिन उसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा 10 साल वाला, तब जाके खौफ पैदा होगा। घुसपैठ इसलिए हो रही है कि हमारा जो कानून है 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों बनाया था? 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने 1860 में पहले इंडियन पिनल कोड बनाया, फिर 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। किस लिए बनाया था? सत्ता अपनी मजबूत करने के लिए। तो कानून वही चल रहा है। तो अंतर यह आया कि जो पुलिस पहले सत्ता के गुलाम थी, अंग्रेजों के गुलाम थी, वो वर्तमान सत्ता की गुलाम हो गई। तो जहां सत्ता ठीक है वहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, जहां सत्ता नोट जीवी है और जहां सत्ता ओट जीवी है वहां की पुलिस बैठी हुई है, नहीं काम कर रही है। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे, पूरे देश की पुलिस एक जैसा वर्ताव करे, एक जैसी तरीके से काम करे, उसके लिए जरूरी है 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए और वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए। करना पड़ेगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। करना पड़ेगा। पासपोर्ट एक्ट बदला है, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, लेकिन उसमें फर्जी पासपोर्ट बनाना अपराध किया है, फर्जी पासपोर्ट बनवाना अपराध नहीं किया। सजा दोनों को बराबर होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, घुसपैठ एक अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? और घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? और हमारे हाथ में देखिए कानून है, इसका नाम ही है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये क्या रोकने के लिए है? अनलॉफुल एक्टिविटी। लेकिन कानून इतना सड़ा हुआ है, नेहरू जी ने बनाया था इसको, इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है लिखा ही नहीं है। समझ गए आप? अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया है, जज साहब के ऊपर छोड़ दिया है। सरकार जिसको चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी मान ले, जिसको चाहे न माने। जज साहब जिसको चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी मान ले, जिसको चाहे न माने। तो फिर तो सरकारी सबको सरकार पे डिपेंड करेगा। फिर कानून का राज कहां रहा? फिर तो सरकार का राज हो गया। फिर रूल ऑफ लॉ कहां हो गया? फिर तो रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया। इस यूएपीए को बदलना पड़ेगा और इसमें अवैध घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, दोनों को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? अनलॉफुल एक्टिविटी। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस यूएपीए लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया। डिफाइन कर दे, पुलिस धड़ाधड़ लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, दिख रहा होगा आपको, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। हिंदी में कहते हैं रासुका, अंग्रेजी में कहते हैं एनएसए। फिर वही गड़बड़ी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बन गया, लेकिन घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, यह इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो सरकार जिसको मन करती है उस पर एनएसए लगा देती है और घुसपैठियों पर लगाती नहीं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की सरकार ने कुछ दिन पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया था, सुना होगा आप लोगों ने, सुना था। तो कानून का राज कहां है? और कानून का राज है तो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, और कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। कोई समस्या लाइलाज नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, भारत की जितनी समस्याएं, इसमें एक समस्या बताइए जो विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड हो।
भारत की कोई एक समस्या मुझे बताइए लाइलाज हो, अगर आप अलग अभी भी चाहे तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, कभी भी पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका इलाज बता दूंगा। इसका इलाज क्या है? अब घुसपैठ करना तो फिर भी 3 साल की सजा है, घुसपैठियों की मदद करना कोई सजा ही नहीं है। तो बीएसएफ के कमांडेंट ने 22 करोड़ ले लिए घुसपैठियों को अंदर कराने के लिए। किसी ने कैलकुलेट किया कि नहीं किया अभी तक? मैं सोच रहा था कितने, 1,10,000। हाँ, तो 22 करोड़ रुपए लिया बीएसएफ के कमांडेंट ने, तो कितने घुसपैठियों को अंदर कराया? 1,10,000 घुसपैठियों को एक कमांडेंट ने अंदर करा दिया। एक ही कमांडेंट नहीं है पूरे बॉर्डर पे, अनेक कमांडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे कमांडेंट भ्रष्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे और 2-4 कमांडेंट हो। और जब 1,10,000 आ गए तो यहां आके ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर रहे होंगे ना? क्यों? घुसपैठियों की बस्ती देखना हो तो चलो यहीं मजनू का टीला पे, चलो इधर बवाना, चलो इधर आप रंगपुरी पहाड़ी, चलो इधर महिपालपुर के पीछे वाले एरिया में, चलो इधर जामिया की जो मदनपुर खादर वाला एरिया, वहां चल के देखो। 18-18 बच्चे, 20-20 बच्चे। हालांकि केवल घुसपैठिए काम नहीं करते, इधर भारत वाले भी कर रहे हैं। अभी हापुड़ में गुड़िया, 42 साल की गुड़िया ने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। सुना नहीं सुना? सुना? अभी 42 साल की है और गुड़िया दादी भी बन गई है, गुड़िया नानी भी बन गई है। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, हमारे साथ एक कोई पढ़ता था, नाम नहीं लूंगा। उसके 11 बेटे 4 बेटियां हैं, कुल कितने हो गए? 15। हमारे साथ पढ़ा, हमने 5वीं तक एक साथ पढ़ा। वो दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। हमारे कितने बच्चे? 2। अभी दोनों की शादी भी नहीं हुई है, अभी दोनों पढ़ रहे हो। तो पॉलिटिकल पार्टी मेरे घर में वोट लेने आएगी, उधर जाएगी? उधर जाएगी। भारत की सबसे बड़ी समस्या है, कभी इस पे अलग विषय हो जाएगा। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को आपको बदलना पड़ेगा। सिंगापुर में सबसे गंभीर अपराध माना गया है ड्रग और भ्रष्टाचार। क्यों माना गया है? क्योंकि रोड एक्सीडेंट तो प्लान्ड नहीं होता, इवन रेप भी प्लान्ड नहीं होता। कई बार रेप भी अनप्लान्ड हो सकता है, दिमाग खराब हो गया, शराब पी लिया, ड्रग ले लिया, ये कर लिया, दिमाग खराब हो गया। लेकिन करप्शन हमेशा प्लान्ड वे में होता है। करप्शन शराब के नशे में नहीं होता है, एकदम प्लान करके होता है। इसलिए दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म की जाती है। आप गूगल करके देखिए, कुछ दिन पहले चीन ने अपने पूर्व कानून मंत्री को फांसी दिया है, एक कंपनी के जीएम को फांसी दिया है। आप गूगल करके देखिएगा, कुछ दिन पहले अभी सिंगापुर में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उसको फांसी दिया है। तो ये जो करते हैं ना, वो रामनीति है, भय बिन होए और सठे साठ्यम। तो सिंगापुर हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, ये किसको फॉलो कर रहे हैं? रामनीति फॉलो कर रहे हैं। उनके यहाँ राम मंदिर है चाहे नहीं है, लेकिन किसको फॉलो कर रहे हैं? इसीलिए लगातार विकास कर रहे हैं, सुरक्षित बन रहे हैं। घुसपैठियों को फंडिंग बेनामी भी होती है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको नोएडा में फ्लैट भी पकड़ा गया। क्या कर रहे थे? बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे थे और नोएडा में फ्लैट उनको किसी ने खरीदवा दिया था। तो बेनामी कानून भी बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों की बहुत बड़ी फंडिंग आती है गल्फ कंट्रीज से हवाला के जरिए, तो आपको हवाला वाला कानून भी बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों के लिए एक कानून बनाया गया था 2010 में, कांग्रेस ने बनाया था, उसका नाम ही FCRA है। यह कानून बनाया गया था मिशनरियों को, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, उन्मादियों को, देश विरोधी लेखकों को, देश विरोधी नेताओं को, देश विरोधी पत्रकारों को, देश विरोधी कलमकारों को, सबको फंडिंग कराने के लिए। तो जैसे मान लो कोई IAS है, उसको डायरेक्ट फंडिंग नहीं करना, तो उसकी बीवी के नाम पे एक NGO बन गया, NGO को FCRA करा